आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है 3 कॉपर वायर ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया आर एल ए 2L A/2 एंड L/2 2A। रजिस्टेंस इज मिनिमम इन। तो कह रहा है 3 हमने तांबे के तार ले लिए हैं, उनकी लंबाई और क्षेत्रफल सरफेस का, क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है उसका क्षेत्रफल मतलब दे दिया गया है हमको। तो पहले वायर की लंबाई L है और एरिया A है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। दूसरे तार की लंबाई 2L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A/2 है। तीसरे तार की लंबाई L/2 है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A है। तो पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस सबसे कम किसका होगा। तो सबसे पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में समझिए कि क्या होता है। तो जैसे कोई सरिया है या गन्ना है, उसको हम काट देते हैं तो ऊपर जो गोलाकार सरफेस निकलता है उसी को क्रॉस सेक्शनल एरिया सब कहते हैं। तो किस चीज को क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं ये जब समझेंगे तभी आप क्वेश्चन को सही सॉल्व कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि 3 वायर ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया LA है, पहले वाले का। दूसरे का लंबाई 2L है, एरिया A/2 है। तीसरे की लंबाई L/2 है और एरिया 2A है। हमको पता है कि फार्मूला होता है R बराबर रो L/A। ये रो हमारा कांस्टेंट है, तो अगर इसको हटाएंगे तो R समानुपाती हो जाएगा L/A के, यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A हो जाएगा। तो उसी प्रकार से R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A कर दिया। तो फर्स्ट वायर के लिए R1 हो जाएगा L/A। लंबाई L है, एरिया A है, तो L/A, तो ये R हो गया। दूसरे वाले के लिए R2 L/A है, तो L हमारा 2L है, तो 2L रख दिया। एरिया A/2 है, 2 ऊपर चला गया तो 4L/A हो गया। तो L/A इक्वल टू R है, तो 4L/A इक्वल टू 4R हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे वायर के लिए R3 हो जाएगा हमारा L बराबर L/2 है, तो L/2 कर दिया, और A बराबर 2A है तो 2A कर दिया। तो L नीचे आ जाएगा 2, तो नीचे 4 हो जाएगा। तो ये L1/4 L/A। तो L/A इक्वल टू R है, तो 1/4 L/A बराबर R/4 हो जाएगा। तो ये R है, ये 4R है, ये R/4 है। तो तीसरे वायर का रेजिस्टेंस R/4 सबसे कम होगा। तो देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी मिनिमम फॉर थर्ड वायर। तो तीसरे वायर के लिए हमारा रेजिस्टेंस सबसे कम हो जाएगा। तो 7 का A विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देखते हैं। तो देखिए 7 का A विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A, ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। कह रहा है वायर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 मिलीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शनल एरिया कैरीज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू ए 2 वोल्ट बैटरी। द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज। कह रहा है 50 सेंटीमीटर लंबा कोई तार है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। उसमें 4 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, और जो बैटरी कनेक्ट की जा रही है जिसके कारण करंट जा रही है उसकी वोल्टेज 2 वोल्ट है। तो कह रहा है रेजिस्टिविटी कितनी है वायर की, यानी प्रतिरोधकता कितनी है वायर की। तो इसको देखते हैं। सीधा सीधा फार्मूला जैसे पहले लगाते आए हैं वही फार्मूला फिर लग जाएगा। तो देखिए लंबाई 50 सेंटीमीटर है, मीटर में बदला तो 10⁻⁻2 का गुणा कर दिया तो आ गया 0.5 मीटर। एरिया हमारा 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, मीटर में बदलेंगे तो 10⁻3 का स्क्वायर करेंगे तो आ गया 10⁻6 मीटर स्क्वायर। करंट 4 एम्पियर है, वोल्टेज 2 वोल्ट है। अब हमको रेजिस्टेंस निकालना है,
तो रजिस्टिविटी निकालना है। तो रजिस्टिविटी निकालने के लिए सबसे पहले हमको रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए V = IR फार्मूला होता है। तो R = V/I हो जाएगा। V भी हमें पता है, I भी पता है, यानी 0.5 ओम हो जाएगा। ये अब R बराबर रो L/A, ये फार्मूला हमको पता है। तो रो = RA/L हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा, L नीचे चला जाएगा। तो RA/L, R की वैल्यू 0.5, A की वैल्यू पता है, L की वैल्यू पता है, सारी वैल्यू रख दिया। तो आंसर आ गया 1 × 10⁻⁶ ओम मीटर। रजिस्टिविटी का मात्रक है ओम मीटर। कैसे है वो भी देख लीजिए। R का ओम होगा और A मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L गुणे L, या B कर सकते हैं दोनों मीटर में ही। और ये मीटर, 1 मीटर इससे मीटर से कट गया तो एक ही L बचा। तो ओम और L को मीटर में नापेंगे तो ओम मीटर हमारा यूनिट हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को निकालते हैं। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द मासेज ऑफ द वायर ऑफ कॉपर इन द रेशियो ऑफ 1:3:5 एंड दियर लेंथ आर इन द रेशियो ऑफ 5:3:1। द रेशियो ऑफ दियर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज। कह रहा है जो हमारे पास तांबे के तार हैं उनके द्रव्यमान का रेशियो कितना है, 1:3:5 है, और उनकी लंबाई का रेशियो 5:3:1 है। तो उनके रेजिस्टेंस का रेशियो हमको निकालना है। तो सीधा जैसे क्वेश्चन करते आए हैं उसी प्रकार से फिर यहाँ दिमाग लगाएंगे और करने का प्रयास करेंगे। तो चूंकि पहले हमको मास दे दिया है, तो मास के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा फार्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यानी द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। और द्रव्यमान गुणे घनत्व गुणे आयतन को हम L × L लिख सकते हैं। तो 2L यानी लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो 2L को हम एरिया लिख सकते हैं और 1L हमारा बचा रहेगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो DA × L लिख सकते हैं। इस तरह देखिए, डेंसिटी एरिया × L लिख दिया। अब एरिया हमारा समानुपाती हो, एरिया अगर इधर रखें तो डेंसिटी हमारी एक कांस्टेंट होती है। किसी चीज़ का घनत्व और आयतन ये कांस्टेंट होते हैं, केवल एरिया और लेंथ को बदला जा सकता है। तो अगर हम एरिया के रेस्पेक्ट में देखें तो एरिया समानुपाती हो जाएगा मास/लेंथ के, अगर डेंसिटी ये कांस्टेंट हटा दें। तो R हमारा होता है R बराबर रो L/A। तो चूंकि इस फार्मूले में प्रतिरोध वाले में L/A है, तो इसलिए हमने ये गणित बैठाई कि L और M के साथ कोई निश्चित रूपरेखा निकल आए। तो R समानुपाती हो जाएगा हमारा L/A के, और एरिया समानुपाती है M/L के। तो एरिया की जगह M/L रखेंगे। तो जब हमने एरिया की जगह M/L रखा तो ये हमारा समानुपाती हो जाएगा। ये एरिया की जगह जब रखेंगे तो एरिया = 1 M/L है। तो ये हमारा 1 एरिया = क्या हो जाएगा, L/M हो जाएगा, समानुपाती ये हो जाएगा। तो चूंकि एरिया नीचे है तो ये हो गया हमारा 1/A = L/M हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा निकल के आ जाएगा। एरिया समानुपाती हो जाएगा L/M के। इसको अगर हम उल्टा कर देंगे, चूंकि यहाँ पर एरिया नीचे है, अब ये L/M हुआ तो L ऊपर चला गया, M नीचे, तो एक L तो पहले से था, एक L फिर आ गया, तो L² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो R1 रेशियो R2 रेशियो R3 अगर निकालना हो तो L1² रेशियो L2² रेशियो L3² हो जाएगा। तो R1 R2 R3 L1/M1 का रेशियो, तो L1 हमारा 5 है तो 25 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे नीचे 1 हो जाएगा।
L2 हमारा 3 है, स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। L3 हमारा 1 है, स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। और नीचे M1 M2 M3 का रेशियो 1:5 है। अब इसको सिंपल करेंगे तो नीचे LCM 125 होगा तो 5 होगा, 5 तो 5 में 25 का गुणा होगा तो 125, और ये 3 बार कटेगा तो 5 का 3 में गुणा होगा तो 15, और ये 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 125, ये 5 से 5 कटेगा जो गुणा करेंगे तो 1 ही बचेगा। तो 125 रेशियो 15 रेशियो 1, तो 9 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब आगे हमारा आ जाता है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग और रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं अब हम उनको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है चार्ज्ड पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 7.5 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि कोई चार्ज पार्टिकल है, उसका अपवाह वेग या अपवहन वेग 7.5 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड in an electric field of 3 × 10⁻⁴ volt per meter has a mobility in meter square per volt per second of। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 3 × 10⁻⁻10 वोल्ट पर मीटर लगा दी जाए, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के होती है, तो ये बिना इलेक्ट्रिक फील्ड वाली है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब इतना लगा देगा तो कह रहा है हैज ए मोबिलिटी इन मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर मीटर सेकेंड। तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड में अब हमको मोबिलिटी निकालना है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए जैसे जैसे हमसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे। VD हमको दिया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी 7.5 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है 3 × 10⁻10 वोल्ट पर मीटर। अब मोबिलिटी म्यू इक्वल टू, ये फार्मूला होता है, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, म्यू इक्वल टू VD/E, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी है 7.5 × 10⁻⁴, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 3 × 10⁻10, तो म्यू इक्वल टू आ गया 2.5 × 10⁻6। तो इस प्रकार से कुछ फार्मूले हैं, उनको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए तो ज़्यादा फायदा रहेगा। तो मोबिलिटी वाला म्यू इक्वल टू VD/E ये आप लोग याद कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है, कह रहा है द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल इज 4 × 10⁻8 मीटर। तो कोई धातु है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसका माध्य निकाल लिया गया है, पूरे पाथ का मीन निकाल लिया गया। तो वो कितना है 4 × 10⁻8 मीटर। कहने का मतलब ये है कि वो पाथ इतना छोटा है कि उसका एवरेज निकालना पड़ा है। जैसे जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतना कम होती है कि सारे इलेक्ट्रॉन में स्पीड में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है और बहुत कम होता है। तो किसी का कुछ है वेग, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, तो हम किस किस का कैलकुलेट करें, इसलिए पूरे का एक साथ जो है औसत कह दिया जाता है, एवरेज स्पीड। तो इसी प्रकार से क्योंकि पाथ बहुत छोटा है, देखिए 10⁻8 मतलब समझ सकते हैं कि कितना छोटा होगा, इसलिए मीन पाथ कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जिसमें चल रहा है तो मीन पाथ निकाला गया, उसका माध्य निकाला गया। तो मीन पाथ मीन फ्री पाथ इलेक्ट्रॉन के लिए 4 × 10⁻8 मीटर है। द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव एन एवरेज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन इन द मेटल विल बी इन यूनिट वोल्ट पर मीटर। तो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी एवरेज जो एनर्जी है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो कह रहा है
कि वोल्ट पर मीटर में मेटल का हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो फिर से समझिए कि 4 × 10⁻⁸ मीन फ्री पाथ है, इलेक्ट्रॉन का पाथ की लंबाई है, एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बताना है वोल्ट पर मीटर में। तो सीधा फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना, सीधा फार्मूला है। तो देखिए यहाँ पर एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ई स्मॉल ई कैपिटल ई इंटू लैम्डा लिख दिया। स्मॉल ई कैपिटल ई इंटू लैम्डा लिख दिया क्योंकि ये इसके तुल्य है। तो ई इक्वल टू 2/λ हो गया। ई इक्वल टू 2/λ। तो 2 हमारा ये एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको ये समझना है कि आखिर ये फार्मूला आया कैसे। तो देखिए हमको पता है कि W इक्वल टू क्यू ई होता है, Q इंटू ई होता है, जहाँ पर ये Q आवेश है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा तो ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो ई हो जाएगा, इंटू डी होता है, इंटू डी होता है। एफ बराबर क्यू ई होता है, एफ बराबर क्यू ई होता है। तो इलेक्ट्रॉन है तो ई हो जाएगा। और डब्ल्यू बराबर यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारा ई हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट डी कहें, या यहाँ पर जो पथ लंबाई है वो लैम्डा कहें, एक ही बात है। और वर्क और एनर्जी एक ही बात है, वर्क और एनर्जी एक ही बात है। जो वर्क की विमा है डायमेंशन वही एनर्जी की है, तो जो वर्क के लिए निकाला गया वही एनर्जी के लिए होगा। तो इसीलिए एनर्जी इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई लैम्डा लिखा है। स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डी हमारी डिस्टेंस है या पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन चला है कितनी लंबाई तक, यानी ये पथ लंबाई है। ये डिस्प्लेसमेंट जिसको कहेंगे, पथ लंबाई नहीं डिस्प्लेसमेंट। अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो वही पथ लंबाई वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल इंटू लैम्डा लिखा गया। आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा लिखा गया। तो ये E इक्वल टू 2/λ हो जाएगा, E इक्वल टू 2/λ, क्योंकि E से E कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कटा तो लैम्डा इक्वल टू 2 ये E नीचे चला जाएगा, E इक्वल टू 2/λ नीचे चला जाएगा। तो 2/λ 4 × 10⁻⁸ है, तो आ गया 5 × 10⁷ वोल्ट पर मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरीज ऑफ करंट अबाउट 1 एम्पियर इन ए मेटल अंडर नॉर्मल कंडीशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर ऑफ करंट, करंट को ले जाने वाले जो कैरियर हैं उनकी वेलोसिटी अबाउट 1 एम्पियर है। चाहे 1 एम्पियर करंट कहें या चार्ज कैरियर को ले जाने वाले की वेलोसिटी कहें। इन ए मेटल अंडर नॉर्मल कंडीशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो चार्ज कैरियर की वेलोसिटी क्या होगी अगर करंट 1 एम्पियर फ्लो करे, तो ये फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर पर सेकेंड। तो जाहिर सी बात है कि मिलीमीटर प्रति सेकंड के अनुपात में हमारा जो है चार्ज कैरियर का वेलोसिटी होगी। लाइट की वेलोसिटी नहीं हो सकती, सेवरल थाउजेंड मीटर पर सेकंड नहीं हो सकती, फ्यू हंड्रेड मीटर पर सेकंड नहीं हो सकती,
क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवहन वेग में हमने पढ़ा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है, तो ये फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर पर सेकंड में हमारा वेलोसिटी होगी चार्ज कैरियर की, यानी जो आवेश मोशन में है उनकी वेलोसिटी मिलीमीटर से भी बहुत कम होगी सेकंड के रिस्पेक्ट में। तो 12 का एक विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए 12 का ए विकल्प हमारा करेक्ट है। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ की सीमाएं, उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अब हम उनकी स्टडी करेंगे। तो कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए डिस्चार्ज ट्यूब इज, डिस्चार्ज ट्यूब, ट्रांजिस्टर, डायोड या जितने भी एलॉय हैं वो सब नॉन ओमिक होते हैं। नॉन ओमिक यानी ओम के नियम का फॉलो नहीं करते। एनसीईआरटी में हम पढ़ चुके हैं, फिर से समझ लीजिए। डिस्चार्ज ट्यूब यानी जलने वाली जो ट्यूब लाइट है, डायोड वाल्व, ट्रांजिस्टर और जितने भी एलॉय हैं ये सब हमारे जो है ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसलिए नॉन ओमिक सर्किट में के अंतर्गत ये आएंगे। तो 13 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फ्रॉम द ग्राफ बिटवीन करंट I एंड वोल्टेज V इज शोन, आइडेंटिफाई द पोर्शन करिस्पॉन्ड टू नेगेटिव चार्ज रेजिस्टेंस। तो कह रहा है ये जो हमने बनाया है ग्राफ, इसमें हमको निगेटिव रेजिस्टेंस कहाँ है ये बात हमको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि V इक्वल टू IR होता है। बैटरी का वोल्टेज कांस्टेंट अगर होगा तो कांस्टेंट रहता है वोल्टेज, तो रेजिस्टेंस और करंट और वोल्टेज के बीच में हमारा ये फिगर वो बनाया गया है ये ग्राफ। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब करंट अगर इंक्रीज करे, करंट अगर इंक्रीज करेगी, करंट अगर इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना पड़ेगा। एक बढ़ेगा तो दूसरे को घटना पड़ेगा, तभी वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। यानी वोल्टेज को अगर करंट और रेजिस्टेंस के बराबर रखना है तो करंट इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा जब, तभी भी हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं करंट और वोल्टेज पे ये हमारा ग्राफ है। तो इसको देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए वोल्टेज में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वोल्टेज हमारा बढ़ेगा क्योंकि वोल्टेज इस डायरेक्शन में, और करंट में अगर हम नीचे उतरेंगे तो करंट हमारा डिक्रीज करेगा। तो जहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज करेगा वहाँ पर करंट को डिक्रीज करना पड़ेगा, करंट को डिक्रीज करना पड़ेगा अगर रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है। तो अगर ये रेजिस्टेंस को हम कांस्टेंट रखें क्योंकि ग्राफ हमारा करंट और वोल्टेज पे बनाया गया है, तो R इक्वल टू V अपान I हो जाएगा। तो V ऊपर है, R के समानुपाती है, और I नीचे है तो R के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करना चाहिए, ये रेशियो होना चाहिए इस फार्मूले के हिसाब। तो यहाँ पर देखिए C और D में, जब हम C से D में जाते हैं तो आगे जाते हैं, ऐसे बढ़ेंगे तो हम नीचे भी जा रहे हैं आगे भी जा रहे हैं, तो आगे जाने पे हमें वोल्टेज बढ़ता मिलेगा। तो यहाँ पर वोल्टेज बढ़ रहा है जब C से D की ओर जा रहे हैं, क्योंकि देखिए नीचे भी जा रहे हैं आगे भी जा रहे हैं, और चूंकि नीचे जा रहे हैं तो करंट घटती हुई मिलेगी। तो देखिए वोल्टेज बढ़ता मिल रहा है क्योंकि इस दिशा में जाने में वोल्टेज बढ़ेगा और इस दिशा में जाने में करंट बढ़ेगी, लेकिन हम जा तो नीचे को रहे ना, तो करंट घटेगी। तो वोल्टेज बढ़ रहा है करंट घट रही है, वोल्टेज बढ़ना चाहिए करंट घटना चाहिए। तो सी डी में हमारा निगेटिव रेजिस्टेंस होगा, इसको ध्यान देना। तो सी से डी में हमारा रेजिस्टेंस निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये घटेगा तो वैल्यू हमारी निगेटिव में आएगी, और ये बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के रेजिस्टेंस निगेटिव कहाँ है? सी डी में।
क्योंकि इसमें हम नीचे की ओर जाएंगे तो वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट घट रही है। तो वोल्टेज बढ़ेगा, करंट घटेगी, तो आर हमारा निगेटिव आएगा। तो कुल मिलाकर निगेटिव रेजिस्टेंस के लिए करंट को घटना चाहिए, वोल्टेज को बढ़ना चाहिए। तो 14 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है फॉर द निगेटिव रेजिस्टेंस व्हेन वी इंक्रीज द वोल्टेज द करंट विल डिक्रीज। निगेटिव रेजिस्टेंस के लिए जरूरी है कि वोल्टेज बढ़ाएं और करंट को घटाएं। Therefore, from the graph we find that the current in CD is decreased when voltage is increased। तो CD ग्राफ में जो CD भाग है उसमें ये स्थिति पैदा हो रही है कि अगर वोल्टेज को बढ़ाया जा रहा है तो करंट डिक्रीज कर रही है। तो इसलिए हमारा 14 का ए CD वाला आंसर सही होगा, मतलब ए आंसर सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि द कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो। तो ध्यान दीजिए कलर कोड अब आपके उससे हट गया है, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन पढ़े उसमें कलर कोड कहीं भी नहीं दिया गया है। तो ये आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा, नीट के पेपर में नहीं पूछा जाएगा और इंटरमीडिएट के एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा। तो जो चीज़ पूछी नहीं जाएगी उसमें समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसको छोड़ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी। तो ये अब इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको पढ़ रहे हैं कि प्रतिरोधकता ताप पर किस प्रकार से निर्भर करती है। तो हमने आपको बताया है कि रजिस्टिविटी मटेरियल की खुद प्रॉपर्टी है, वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान ये सब बदलने से नहीं बदलेगी, वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, केवल टेम्परेचर और मटेरियल के स्वयं के लक्षणों पे डिपेंड करती है। तो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर फॉर कॉपर। तो कॉपर के लिए रजिस्टिविटी और टेम्परेचर के वेरिएशन का कौन सा फार्मूला हमारा, कौन सा ग्राफ हमारा करेक्ट है हमको बताना है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि कॉपर हमारा मेटल है, तो मेटल के लिए अगर अलग ग्राफ बनेगा, एलॉय के लिए अलग बनेगा, नॉन मेटल के लिए अलग बनेगा, यानी धातु के लिए अलग, मिश्र धातु के लिए अलग और अधातु के लिए अलग। तो देखिए 18 का सी विकल्प हमारा करेक्ट है। रजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच जो ग्राफ बना है मेटल के लिए वो ये ग्राफ है। ये देखिए रो 0 है, यहाँ पर रो है और ये ग्राफ बनाया गया है, एकदम सेंटर से होके नहीं जाता। और इसके बारे में डिटेल हमने एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ाया है। वहाँ तीनों प्रकार के ग्राफ बने हुए हैं, मेटल, नॉन मेटल और एलॉय के। उनको आप लोग अच्छे से देखिए और समझने का प्रयास करिए। तो मेटल वाला ग्राफ ये ऊपर को जाता है और सेंटर से न जा करके, केंद्र बिंदु से न जाके थोड़ा सा ऊपर से जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। और ऊपर से इसलिए जाता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते या टेम्परेचर नहीं देते तब भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी उन इलेक्ट्रॉनों में रहती है, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसलिए ग्राफ केंद्र से न जा करके थोड़ा सा ऊपर से जाता है, इस बात को ध्यान देना। तो 18 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 का सी विकल्प करेक्ट होगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द सॉलिड विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर। द सॉलिड विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर मेटल। तो मेटल के लिए अल्फा की वैल्यू निगेटिव होती है। एनसीईआरटी में बहुत विस्तार से हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसको देखते हैं। मेटल नहीं, देखिए डी विकल्प करेक्ट है। इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए निगेटिव होती है, इसको देख लीजिएगा एनसीईआरटी में। इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर यानी जो अर्धचालक है और जो अचालक है, यानी जिनमें करंट का फ्लो नहीं होता या जिनमें बहुत कम करंट का फ्लो होता है, उनके लिए अल्फा की वैल्यू यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू निगेटिव होती है। मेटल के लिए पॉजिटिव होती होगी, इसीलिए ग्राफ ऊपर को जा रहा है।
इसीलिए ग्राफ ऊपर को जा रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें 19 का डी विकल्प करेक्ट है। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी अल्फा की वैल्यू निगेटिव होती है। ध्यान देना है, 19 का डी विकल्प करेक्ट। अब 20 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो कह रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विद। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध जिसको कहते हैं, ये जो है कंडक्टर में इंक्रीज करता है। क्या इंक्रीज करने से या क्या डिक्रीज करने से? तो देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ये स्वयं मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। हमने बताया है केवल टेम्परेचर पे और खुद मेटल की प्रॉपर्टी होती है, दो ही चीज पे डिपेंड करती है। तो ये रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो कंडक्टर के लिए ध्यान दीजिए, कंडक्टर के लिए, चालक के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज करता है। कंडक्टर के लिए, चालक के लिए ध्यान दीजिए, ऐसे नहीं। यहाँ पर देखिए निगेटिव है तो इसलिए इंसुलेटर या सेमी कंडक्टर अगर इंक्रीज करेगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ तो वो कंडक्टर होगा यानी चालक होगा, जैसे मेटल। तो 20 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 20 का ए विकल्प करेक्ट है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल and it increase with the increase of temperature but not vary with the dimension। तो लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इन सब के चेंज होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज करता है, क्योंकि किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल में क्रॉस सेक्शनल एरिया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो 20 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉपर एंड सिलिकॉन इज कूल्ड। तो कॉपर और सिलिकॉन को ठंडा किया जा रहा है 300 केल्विन से 60 केल्विन तक। तो कह रहा है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने पढ़ा है कि कॉपर का टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो घटाने पे क्या होगा, घटेगा। तो कॉपर के लिए डिक्रीज करेगा। अब आ गया सिलिकॉन, ये हमारी सेमीकंडक्टर है यानी अर्धचालक है, तो इसमें उल्टा होता था। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर का घटता था, तो टेम्परेचर घटाने पे क्या होगा, बढ़ेगा। तो डिक्रीज इन कॉपर बट इंक्रीज इन सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है और कॉपर कंडक्टर है। तो कॉपर का चूंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ता है तो घटाने पर घटेगा, और सिलिकॉन का चूंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर घटता है तो घटाने पर बढ़ेगा। तो इंक्रीज इन सिलिकॉन एंड डिक्रीज इन कॉपर। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो कॉपर में इंक्रीज करता है, इसीलिए सिलिकॉन में डिक्रीज करता है, इसीलिए सॉलिड के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव है। किसमें, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में, यानी अर्धचालक और अचालक में या अचालक में। तो इस प्रकार से 21 का हमारा ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। तो देखिए 21 का ए विकल्प करेक्ट है। कह रहा है फॉर मेटल स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, वेयर एज फॉर सेमी कंडक्टर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब कंडक्टर और सेमी कंडक्टर में उल्टा होता है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा टेम्परेचर डिक्रीज करने में, किसमें, मेटल में, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा टेम्परेचर डिक्रीज करने में, किसमें, सेमी कंडक्टर में। तो 21 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी विद्युत ऊर्जा और क्षमता पर आधारित जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के नीट में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन अब आगे आ जाते हैं। तो आज की स्टडी बस यहीं तक। ओके, थैंक यू।